वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। वो आपने किया ठीक है। आप मुस्लिम्स आपके बल्क में वोटर्स भी नहीं रहे हैं। अगर कभी वोट भी किया है तो 7-8% वोटर रहे। पर चर्चा तो इसकी भी बहुत है ज्यादा सुनील शुक्ला जी कि इस बार योगी जी हटा दिए जाएंगे, इस वजह से ठाकुर मतदाता भी नाराज थे और उन्होंने भी जम करके मैं एक वोट पॉइंट किया बनाना है चाहता हूँ। बीजेपी के खिलाफ। अगर हम इस तरह की बात करें, क्योंकि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि अमरोहा के प्रत्याशी जीते हैं और उनको ठाकुरों ने वोट किया है, यह बात कही जा रही है। इसमें हकीकत क्या है यह तो मुझे लगता है और कुछ समय के बाद पता चलेगा। लेकिन ठाकुरों की नाराजगी चुनाव के बीच साफ नजर आई थी। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी नाराजगी को दूर करने में भी बीजेपी नाकामयाब रही है और इसका परिणाम हुआ कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव हारी है? राजपूत बिरादरी की नाराजगी तो आप तभी देख लीजिए जब रघुराज प्रताप सिंह से माननीय गृह मंत्री जी की बात हुई, बावजूद उसके उन्होंने खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आपकी आवाज चली गई सुनील जी, आपकी आवाज चली गई जी। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी, मेरा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। जी तो मैं बोलूं पंकज हाँ जी, हाँ, आपका आप बोलिए। उनका चेक सुनील जी का चेक करवा रहे हैं पीसीआर से, आप बोलिए जी। देखिए पंकज जी, मैं एक बात बिल्कुल सटीक और डायरेक्ट बोलना चाहता हूं। पीछे ऐसी परिस्थितियां हुई हैं, ऐसे कारण हुए हैं, बीजेपी भाजपा की थोड़ी हिंदुत्व वाली छवि थोड़ा मार खाई है। एक 6% कट्टर हिंदुओं का वोट बैंक है। आप उसमें ठाकुर गिनिए, जो जिसको मर्जी गिनिए, यादवपुर में जो भी आता है, ये किसी एक समुदाय का नहीं बट अक्रॉस हिंदू कटता है। ये 6% वोट बैंक आपकी बार साहब वोट देने नहीं आया है। अन्यथा बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज 42-43 होता ऑल ओवर इंडिया, और 42-43 पे 400 पार एकदम संभव है, मैथमेटिकली टेक्निकली जहां से भी आप देखिएगा। तो ये जो छवि है, ये जो छवि कमजोर हुई है, जो छवि धूमिल हुई है। अब मैं तो ये भी सवाल पूछता हूँ कि बीजेपी में कहीं खूब सारे मुसलमान चेहरे डाले गए, मुसलमान मंच की बात हो रही, पर अगर आप धरातल पे उतरे, सीट तो एक कोई आई नहीं। मतलब जो आपने एक प्रो मुस्लिम छवि भी बनाई, सबको साथ लेके चलने की कोशिश की, पर क्या वो छवि, क्या वो मुसलमान चेहरे एक भी सीट दिला पाए? वास्तविकता ये है 240 की 40 सीटें हिंदुओं ने दिलाई है, मुसलमान बहुमूल्य सीट में आपकी एक सीट भी नहीं आई। इस चीज पे भी अध्ययन करना चलिए, पड़ेगा। अब अपने इसका आप नुकसान अपनी बात कह दी। मुझे लगता है बेहतर जवाब सुनील जी देंगे। भामरी साहब, आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी, अगर तो मैं राजपूतों की बात कर रहा था। राजपूत बिरादरी की में रघुराज प्रताप सिंह का बीजेपी के साथ न आना, यह स्पष्ट हो गया कि राजपूत समुदाय में नाराजगी है। गुजरात से ये विवाद शुरू हुआ और राजपूतों ने अपनी नाराजगी को छुपाया भी नहीं। हम और आप हमारे यहाँ पे कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी 3 बड़ी पंचायतें हुई, खुले आसमान के नीचे हुई, और उन्होंने बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। और यह नाराजगी पश्चिम से शुरू होकर के पूरब तक गई, 7वें फेज तक गई। और उसका एक कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों उनको लगा कि जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब बात रही कि भारतीय जनता पार्टी का कि अगर आप मतदाताओं को मुसलमान और हिंदू के रूप में देखते रहेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं है। जब रामपुर का उपचुनाव आप जीत जाते हैं तो क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? जब आप आजमगढ़ का उपचुनाव आप जीत जाते हैं तो वहां मुसलमान और यादव नहीं रहते हैं। उस समय आपको यह निकल में आता कि वहां के मुसलमान और यादव आपने आपको वोट दिया। आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, केवल हवा हवाई और काल्पनिक बातों से माहौल पैदा करने की आप कोशिश करेंगे। कैसे कोई आपके साथ जुड़ जाएगा? अगर आप इस प्रदेश के युवा आपसे बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी की बात कीजिए, तो आप बेरोजगारी की बात ही नहीं करें कुछ भी। आप कहेंगे कि मंदिर मैंने बना दिया। क्या सरकारों का काम है मंदिर बनाना? हारने का कहां जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से उड़ीसा में पश्चिम में जीता है भारतीय जनता पार्टी ने। सवाल इस बात का है कि जिन राज्यों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला,
उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, असम, कौन सा ऐसा राज्य बचा है जिसमें आप नहीं हारे? सवाल इस बात का नहीं है। में 9 सीटें आई है, उसे हार गएंगे आप? ये क्यों नहीं उत्तरांचल हार पूर्व जाएंगे भाई? प्रदेश में क्यों? 29 में से नहीं, 29 क्यों आई है, नहीं? उसे अरे हार फिर वही गएंगे? बात आपकी ये आप कौन सी गाने दस जहां दस पे आप ये चरण कौन सी देते गलत है? मध्य, ये अरे 200 पीर साहब मेरी सीटें, बात सुन 240 लीजिए, सीटें कहां से आई? मेरी बात सुन लीजिए यार। जी जी जी। सवाल है कि आप बिहार में 40 में से 39 सीटें जीते थे, 10 सीटें आप हार गए। आप 18 सीटें जीत करके आए थे पश्चिम बंगाल में, आधी सीट हार गए। आप 61 सीटें जीत करके 62 सीटें जीत के गए थे उत्तर प्रदेश में, आधी से ज्यादा सीट आप हार गए। आप हरियाणा में 10 सीट जीत करके आए थे, आधी सीटें आप हार गए। आप 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीत करके आए थे, 10 सीटें वहां पे आप हार गए। सवाल ये नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, ये बताता है कि आपकी लोकप्रियता और आपके प्रति लोगों के मन में नाराजगी कैसे बढ़ी। और यह नाराजगी का कारण केवल है कि आप केवल हिंदू मुसलमान करते रहे। कहां कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा है कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है? किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है? और आप केवल लोगों को आप ये बताते रहे। 2014, 2019, 2017, 2022 जब उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जीतते हैं तो आप कहते हैं कि ये प्रमाणित हो गया कि बिना मुसलमानों के भी कोई चुनाव जीता जा सकता है। उस समय आप ये बात कहेंगे। आज आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको हरा दिया। क्या अगर 20%, 25% ही मुसलमान है तो किसी को चुनाव हरा सकते हैं वो? अगर मुसलमानों की बात करके क्या पोलराइजेशन की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि देखो देखो किस तरह का खतरा हो गया? सवाल इस बात का है कि आपको भारतीय नागरिकों के रूप में देखना होगा, नागरिकों की समस्याओं को आपको देखना होगा, और आपके जो अपने नैरेटिव्स हैं उससे अपनी दूरी बनानी पड़ेगी। जो मैं जवाब जनता के देता हूं। नैरेटिव्स हैं उनके नहीं साथ अपने आप को जोड़ना आप जवाब दीजिए, बिल्कुल, फिर मैं मैं जवाब वामदेव दूंगा जी सर। के पास जाऊं। मैं शुरू करूंगा भारत से और फिर मैं आऊंगा यूपी पर, आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। भाई साहब जरा आप गौर से सुनिएगा। जब मोदी जी आए तो जीडीपी 1.8 ट्रिलियन था, आज 4.1 ट्रिलियन है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा 300 बिलियन था, आज 670 बिलियन है। पीर साहब, आज ये हमने कहानी मत 50 सुनाइए, मिसाइल टेस्ट कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, पीर एलसीए साहब, ये बनाया। कहानी मत सुनाइए। परचेज सवाल ये पावर नहीं है। पैरिटी में हम अरे यार, 14.75 पीर ट्रिलियन साहब, ये डॉलर पहुंच कहानी मत सुनाइए। गए। हमारा ये एक्सपोर्ट कहानी मत सुनाइए। 770 बिलियन डॉलर है। हाइड्रोकार्बन में हम नंबर 4 है, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। आज दुनिया की 40% फूड ग्रेन हम कवर करते हैं। 203 कंट्रियों में हमारी दवाई एक्सपोर्ट होती है। दुनिया में अगर बड़ी बड़ी बीमारी गई हम गए 400, हमने सबसे ज्यादा टीकाकरण किया। हाइड्रोकार्बन में नंबर 4 है, स्पेस में हम नंबर 4 है, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ गई है। 390 यूनिवर्सिटियां खोली है, यूपी में 54 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 10 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, 18 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, और 5 करोड़ लोगों को मकान दिए। एक घर में 5 लोग रहते हैं, एक नल का पानी 4-5 लोग पीते हैं। करोड़ों शौचालय बना रहे हैं, 60 करोड़ 50 करोड़ हमने जनधन अकाउंट खोल दिए। हजारों करोड़ रुपए आपने डीबीटी से बचाया, डायरेक्ट यूरिया दिया, डिजिटल यूरिया, डिजिटल किसान कार्ड दिया, किसान इंश्योरेंस दिया, और G20 कराए। इसके अलावा आपने चाइना को उसकी औकात दिखा दी, उसके अलावा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। मुद्रा लोन में 80% जो लोन गए लेने वाली महिलाएं, और सारा मुद्रा लोन वापस आया। और ये जो 13.75 ट्रिलियन डॉलर हमारा परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी है, ये कहां से आया साहब? अगर देश में कुछ नहीं हो रहा। हमारी लास्ट ईयर की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है, लास्ट क्वार्टर 7.8% है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इवन टुडे वर्ल्ड बैंक कहता है। और अब महंगाई की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता हूं भाई साहब आपको। सीपीआई इंडेक्स पंडित नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, पंडित मोदी जी के टेन्योर में सबसे लोवेस्ट रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इसको हर एक इंस्टीट्यूशन मानता है, हमारी इंस्टीट्यूशन मानता है। अब यूपी में बताऊं कुछ तथ्य आपको। यूपी बीमारू स्टेट था योगी जी के आने से पहले। आज आपकी जो एक्सप्रेस हाईवे है 60% यूपी में बनी है। जीएसटी में नंबर 2 आ गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 आ गया है। थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी बन गई है यूपी में। 4.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी दी गई है, 45 लाख उद्योग खुले हैं योगी जी के आने के बाद, और 54 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और आपको बताऊं 1.1 लाख स्कूल रिपेयर किए गए हैं। करोड़ों किसानों को समान निधि मिली है, नए शिक्षा केंद्र
केंद्र खोले गए हैं और बेरोजगारी ऑल टाइम लो है, जो 19% होती थी अब 6-7% के आसपास आ गई है। ये CMIE का डेटा है। और आंकड़े बताऊं साहब, एग्रीकल्चर बना है, कल्टिवेटेबल लैंड बनी है, प्राइमरी एजुकेशन का फ्लो बना है, रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। महिला सुरक्षा में देखिए, NCRB का डेटा उठाइए, कंपेयर कीजिए अखिलेश के टाइम में और कंपेयर कीजिए आज के टाइम में। और आपको एक और तथ्य बताऊं, आप अभी गूगल डाल के चर्च कीजिएगा, 13 नवंबर 2013 फूड इन्फ्लेशन 24%। मुख्यमंत्री इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी, आज का इन्फ्लेशन 4.63% है। भाई साहब 4% के नीचे इन्फ्लेशन जाए तो डिफ्लेशन आ जाता है। और एक्सपोर्ट्स में आप ऑलरेडी नंबर 4 इकोनॉमी दुनिया की बन चुके हो, और गति शक्ति और ये सब बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट टू GDP, इन्वेस्टमेंट आपका दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। अगर ये डेवलपमेंट नहीं है सर, अगर इससे रोजगार नहीं उठता, तो अगर आपके पास कोई फॉर्मूला हो तो मुझे बताइए। और अगर ये सारे आंकड़े झूठ हो, जो सा आंकड़ा झूठ हो, मैं आपके घर आके माफी मांग लूंगा सर। नहीं नहीं नहीं, मत मांगिए आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने आर्थिक आंकड़े दिए। क्या पिछले 10 सालों में इस देश के आम नागरिक की क्रय शक्ति बढ़ गई? क्या पिछले 10 सालों में परचेज कैपेसिटी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं, हिंदी में क्रय शक्ति कहते हैं। बिल्कुल। पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद बोलेगा कि मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। अर्थव्यवस्था बढ़ने का मतलब ये हुआ, जो मेरी सामान्य जानकारी है, आप विद्वान व्यक्ति हैं, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। क्या इस देश के नागरिकों की परचेज कैपेसिटी बढ़ गई? क्या क्वालिटी लाइफ बेहतर हो गई? क्या बाजार में जो डिमांड है आवश्यक वस्तुओं की, वो बढ़ गई? क्या अगर आपने जनधन खाता खुलवा दिया, जनधन खातों में कितने प्रतिशत खाते बंद हो गए? आपने उज्ज्वला योजना दी, कितने प्रतिशत लोग दोबारा गैस लेने के लिए गए? आपने गैस तो दिया, लेकिन गैस की कीमत आसमान में पहुंचा दी। तो उसमें देखिए, फिर अपनी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप जितना चाहे उतना बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर आपने उज्ज्वला योजना की जो कीमत थी, उज्ज्वला योजना में जो गैस दी गई, उसमें कितने प्रतिशत रिफिल कराने के लिए आए लोग? प्राइमरी, आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन कितना महंगा है किसी भी राज्य में, खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में। अगर जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, आप उनके बारे में पूछ लीजिए। आप कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में आपने बड़ी प्रगति की। अगर आपने दवाई खरीदी है तो आप 3 दवाओं की तुलना कर लीजिएगा पिछले 6 महीने में, कि उनकी कीमत कितनी बढ़ी है और चिकित्सा व्यवस्था कितनी महंगी हुई है, हर चीज। और आपने कहा कि आपने 54 मेडिकल कॉलेज खोले। मुझे एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए, एक जिसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ के अनुसार वहां पे प्राध्यापक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को मेडिकल कॉलेज में बदल देना या मेडिकल कॉलेज खुलना नहीं होता। मेडिकल कॉलेज क्या होता है ये हम जानते हैं, और इस देश के नागरिक भी जानते हैं। और आपने अरे मेरी बात पूरी कर लो पीर साहब, उसके बाद आप पूरा भाषण दीजिए। हमने पूरी बात सुनी, आप भी मेरी सुन लीजिए। आपने कहा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपने बहुत काम किया। इस देश का ही किसान 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पे पड़ा रहा। उसको आपने खालिस्तानी कहा, उसको आपने आतंकवादी कहा, उसको आपने आढ़तिया कहा, आपने उनको विदेशी पैसे चलाने वाला आंदोलन कहा, क्या क्या नहीं कहा आपने। और आज भी जब ये आंदोलन चल रहा है कि किसान राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो किसानों के बारे में आपका क्या रवैया है, वो किसान खुद बता रहा है। या तो आप उनको किसान मत मानिए, या आप मानिए कि आप कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। या जो नैरेटिव होता है ना कि मेरा दुनिया में नाम बढ़ गया, मैं सम्मान बहुत बढ़ गया, इस देश का सम्मान कभी कम नहीं था। इस देश का सम्मान हमेशा से अच्छा था। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।